साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं अखबार भारत और आज हमारे साथ हैं थानेश्वर दयाल आदिगौड़, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो थोड़ा सा शॉर्ट में अपना परिचय देंगे। और आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक श्रमिक घोषणा पत्र 2024 यहाँ पेश किया गया और इसमें तमाम श्रमिकों की जो समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उस पर कुछ रोशनी डालेंगे। क्योंकि इसमें जितनी यूनियंस हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर की हों और फैक्ट्री वर्कर्स हैं, वो तमाम हैं और तमाम एनजीओज के लोग भी आए थे। तो सर आज क्या क्या कुछ अपना उस पर रोशनी डालिए, कौन कौन से मुद्दे हैं, कंस्ट्रक्शन के क्या क्या हैं, आप बताएं पहले। आज नेशनल अलायंस फॉर लेबर राइट्स की तरफ से यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक कार्यक्रम रखा गया था कि ये जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो मज़दूर हैं, अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले मज़दूर हैं, उनकी क्या मांगे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, और उनको एक घोषणा पत्र के रूप में आज विमोचन किया गया, सार्वजनिक किया गया है। और इसमें आगामी जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, पार्लियामेंट के जो चुनाव आ रहे हैं 2024 के, उसमें जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के जो मैनिफेस्टो संकल्प पत्र जो बनने और जा रहे हैं, उसमें ये मुद्दे उसमें आए। इस मांग को लेकर ये पूरा यहाँ पर आज परिचर्चा आयोजित की गई थी, जिसमें अलग अलग सेक्टर से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बीच में काम करने वाले रिक्शा पुलर हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, होम बेस वर्कर्स हैं, इसी प्रकार से गारमेंट्स वर्कर्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं। तो अलग अलग तमाम सेक्टर के जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं, उनसे संबंधित संगठन, उनसे संबंधित संस्थाएं हैं, वो यहाँ उपस्थित हुए थे और उन्होंने ये जो सारी बातें रखी गई हैं। और ये पूरा एक घोषणा पत्र जो है अलग अलग चर्चा मुद्दों पर सेक्टर वाइज बात करके उनकी कुछ प्रमुख मांगे, डिमांड्स जो हैं वो बनाई और उन सबको एक संग्रहित करके एक कॉमन मैनिफेस्टो, श्रमिकों का एक मैनिफेस्टो आज यहाँ रिलीज किया गया, जारी किया गया है। और जो हर पार्टी को दिया जा भी चुका है उनकी मैनिफेस्टो के कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, हर राजनीतिक पार्टी के लोगों को, कि वो अपना जो पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं उसके अंदर इन डिमांडों को रखें, तो ताकि जनता का तो क्या आप दोनों पार्टी से मिलकर के मैनिफेस्टो देंगे? हम हर पार्टी को, जो भी पार्टी दिल्ली में है, जो भी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या एनसीपी हो या बीएसपी हो, उसको जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं। नहीं सर, बीजेपी तो इसमें अगर उसने करना होता तो ये कर देती, उसका तो कोई मुद्दा नहीं। मतलब इंडिया अलायंस की जितनी पार्टियां हैं, आप इन मजदूरों के मुद्दों को आप चाहेंगे कि वो सरकार के सामने लाएं, क्योंकि विपक्ष में वही कर सकता। अगर भारतीय जनता पार्टी को करना होता तो ये 4 कोड बिल क्यों लाती, क्योंकि वो लाई है तो वो इस पे तो अब वापस आसानी से लेगी नहीं। हमने इस अपने मैनिफेस्टो में इस 4 लेबर कोड को रेस्ट करने की भी मांग रखी है कि इन 4 कोड को जो है रेस्ट किया जाए, रद्द किया जाए। और इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि ये तो एक स्टेप है। स्टेप का अगला स्टेप हमारा जो 16 तारीख को पूरी ऑल इंडिया लेवल पर एक प्रोटेस्ट स्ट्राइक हो रहा है जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन की तरफ से, उसमें भी हम सभी संगठन मिलकर शामिल कर रहे हो रहे हैं और इसमें प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे हैं। और इसमें जितनी भी ट्रेड यूनियन हैं हर सेक्टर से, वो लोग उसमें शामिल होंगे। और जिसकी प्रमुख मांगे भी यही हैं कि ये ठेकाकरण का जो है निजीकरण बंद हो, ठेका के बंद हो, मिनिमम वेज लागू हो, जो श्रम कानून है उनको ठीक से लागू हो, और जो 4 लेबर कोड आ रहे हैं इनको निरस्त किया जाए, और शहरी रोजगार गारंटी कानून बने, महिलाओं की सुरक्षा स्वास्थ्य के लिए काम हो। तो ये सारी चीज़ों को लेके आगामी, और ग्रामीण मजदूरों के लिए भी इसमें मांग है, किसानों का जो है, सबको लेके 16 फरवरी को जो है बहुत बड़ा ऑल इंडिया लेवल पर प्रोटेस्ट। अच्छा सर, ये जो अभी जो 16 फरवरी को ये किसान मजदूर संयुक्त देशव्यापी हड़ताल है, इसमें जो मुद्दे हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि इस सरकार को 2024 में उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि ये मजदूर, किसान और जन विरोधी नीतियां ला रही है। तो क्या ये भी मुद्दा इस आपके मैनिफेस्टो में है कि ये सरकार को ये कोशिश रहे कि ये सरकार ये बदली जाए, जिससे कि मजदूरों और किसानों की कुछ हालत सुधरे? बिल्कुल, ये पूरा अभी मजदूर अगर देखा जाए तो मजदूरों के हित का पूरा हनन हो रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा। और श्रमिकों के कानूनों का कुठाराघात नहीं है, उनके रोजगार पर भी कुठाराघात है। और आज
मजदूर को काम नहीं मिल रहा, काम का दाम पूरा नहीं मिल रहा, जो श्रमिक कानून बड़े मुश्किल से संघर्ष से बने सामाजिक सुरक्षा के लिए, उनको भी ये सरकार रद्द करने में लगी हुई है। तो ये एक प्रकार से जो आज का कार्यक्रम है, इसमें आप देखोगे तो मैनिफेस्टो को देखोगे तो उसको देख के लगेगा कि भाई ये पूरा का पूरा जो है माहौल इस वर्तमान सरकार के खिलाफ है, और सरकार अगर वर्तमान सरकार इस मजदूरों के हित में करती तो ये इस तरह के कार्यक्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अभी वर्तमान सरकार तो मजदूरों को किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी और सभी पक्ष को कहने को जो कहते हैं कि हम 130 करोड़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन 130 करोड़ में जो ये 90% से ज़्यादा असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, इनका तो कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है, इनके लिए तो कोई काम नहीं कर, जिनका जीडीपी में भी योगदान है, जिनका देश के विकास में भी योगदान है, उन श्रमिकों के लिए तो कोई पूछ ही नहीं रहा। लेकिन मोदी जी तो संबोधित करना एक अलग बात होती है, लेकिन परिवार को परिवार मानना एक अलग बात होती है। अगर वो परिवार को परिवार की तरह माने तो फिर आज ये बेरोजगारी की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी, महंगाई की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी, रोजगार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। हर वंचित वर्ग को, हर श्रमिक वर्ग को, हर सेक्टर के वर्ग को के आज चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए थी। लेकिन ये तो केवल धर्म और जाति के आधार पर ही अपना चला रहे हैं। तो मजदूरों को जो देश के निर्माता हैं, जो एक प्रकार से विकास के पत्थर है, जिनको मील का पत्थर बोला जाता है, जिनके ऊपर पूरा विकास डिमांड करे, उनके चेहरे पे भी मुस्कान आनी चाहिए ना, तब तो देश का विकास हो, तब तो वो परिवार का वो भी तो अंग है ना, अगर वो उनको भी तो परिवार का अंग माने। लेकिन अब हमारे साथ हैं एक कॉमरेड और महिला नेता जो समाज में हर तरह हर वक्त समाज के लिए तत्पर रहती हैं, और इनसे जानते हैं कि आज जो श्रमिक घोषणा पत्र 2024 है, तो इसमें आप महिलाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं प्रवीण जी। तो आपको क्या लगता है ये जो भी सरकार है इसको लागू करे, और क्या क्या समस्याएं आती हैं महिलाओं के लिए, आप बताइए। धन्यवाद। जो आज मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा है, जो घोषणा पत्र दिया जा रहा है, ये महिलाओं के लिए जिसमें जो मुद्दे रखे गए हैं इसके अंदर, ये बड़े सटीक हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अत्याचार या शोषण कहें वो महिलाओं के साथ हो रहा है, चाहे उनका पेंशन को लेकर पेंशन को हो, चाहे वो पैसे को लेकर हो, उनका वेतन नहीं मिल पाता है उनको ठीक से, ठीक है। और सामाजिक सुरक्षा की तो बात करें तो वहाँ तो है ही नहीं। तो चाहे वो घरेलू कामकाज महिला हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाली महिला हो, चाहे वो फैक्ट्री में काम करने वाली महिला हो, चाहे वो रेहड़ी पटरी पे काम करने वाली महिला हो, अगर हम देखें सभी चीज़ों को देखें तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं महिलाएं सबसे पीछे हैं, उनकी कहीं पे भी सुनवाई नहीं होती। कानून है लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो अभी हमने जो इसमें मुद्दे रखे महिलाओं को लेकर के, और हम चाहते हैं कि आगे जो ये सरकार जो अपनी बातों को रखे, अपने जो कानून बनाए उसमें ये मुद्दे भी डाले, क्योंकि आगे महिलाओं को पुरुषों के बराबर का जो अधिकार है वो मिलना चाहिए, और महिलाओं को बराबर वेतन मिलना चाहिए। जो वेतन दिया जा रहा है वो बराबर होना चाहिए। महिलाओं के अधिकारों की बात रखी जाए इसमें। अच्छा, ये सरकार कहती है जो कंस्ट्रक्शन साइट में महिलाएं काम करती हैं, इनके बच्चों के लिए भी पढ़ाई के सुविधाएं होती हैं, उनको खेलने के लिए सुविधाएं वहाँ सब मुहैया कराई जाती। क्या आपको लगता है ये ज़मीन पे ऐसा नहीं हो रहा है? ज़मीन पर ऐसा कुछ नहीं है। ज़मीन पर आप जाके देखें तो कंस्ट्रक्शन वर्कर की जो महिलाएं हैं, क्योंकि अभी आप दिल्ली की बड़ी बड़ी साइट्स पे जाके देख लीजिए, पहली बात तो महिलाओं को काम ही नहीं है, महिलाओं से काम छीना जा रहा है। जिस तरीके से मशीनीकरण हो रहा है वहाँ महिलाओं को काम नहीं दिया जा रहा। और दूसरी बात कि जो बच्चों की बात है, वो महिला जिस साइट पे लेबर कैंप में तो बच्चा साथ में रहेगा, लेकिन महिला जहाँ काम करने जाएगी बच्चा उसके साथ में जाएगा। वहाँ पे क्रैच है, लेकिन जहाँ काम हो रहा है साइट पे नहीं है, लेबर कैंप के अंदर क्रैच है। तो महिला लेबर कैंप में बच्चे को कैसे छोड़ सकती है? वो नहीं छोड़ेगी, बच्चे को साथ में लेके जाएगी। फीडिंग टाइम नहीं देते बच्चे को, माँ को इतना टाइम नहीं देती कि बच्चे को फीड करा पाए। तो आप ये सोचो कि अगर वो महिला वो बैठती है या महिला किसी कारणवश छुट्टी कर ले तो उसकी पूरी दिहाड़ी खत्म हो जाती है। कंस्ट्रक्शन साइट में कभी भी ESI-PF महिलाओं को नहीं मिल पाता है। ये तो मुद्दा है ही कि कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां आज तक किसी भी महिला या पुरुष वर्ग को ESI-PF नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? देना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां एक 90 दिन में तो नहीं बनी है, सालों लग रहे हैं, 5-5, 6-6 साल लग रहे हैं बनने में। फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, मेट्रो बन रही है, वहाँ पे कई साल लग रहे हैं। तो क्यों नहीं उनको वो चीज़ नहीं मिल पा रही जो उनकी सुरक्षा के अधिकार में आती है? तो आप क्या चाहते हैं, ये जो घोषणा पत्र है जो तमाम संगठन, NGOs और यूनियंस के लोगों ने मिल के बनाया है, ये सरकार सारे जो कानून है ये लागू करवाए?
ये जो घोषणा पत्र बना है बिल्कुल सही बना है और मजदूरों के हित के लिए है, मजदूरों के अधिकार के लिए, मजदूरों की मांगों को रखा गया है और सरकार को चाहिए कि इस पर अमल करे और इसको जल्दी से जल्दी पारित करे। अपने आगामी लोकसभा के चुनाव के अंदर जो नई रणनीति तैयार की जाए उसमें इन मुद्दों को डाले। तो ये घोषणा पत्र बहुत ही महिलाओं के लिए, महिला मजदूरों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप इसका समर्थन करते मैं हैं? इसका पुरजोर समर्थन करती हूँ और आगामी 16 तारीख को 16 फरवरी को जो क्या कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो हड़ताल होने वाली है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को लेकर के हम लोग इसमें शामिल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज जो श्रमिक घोषणा पत्र 2024 आज पेश किया गया है मजदूर यूनियंस तमाम एनजीओ के माध्यम से और इसके जो आयोजन करता राजेश उपाध्याय साहब हैं, ये अपना शॉर्ट में परिचय देंगे। और सर, मैं जानना चाहूँगा कि आज घोषणा पत्र में क्या क्या मेन आप बता दें, क्योंकि घोषणा पत्र बहुत लंबा चौड़ा है, तो किस तरह का आज प्रोग्राम है और क्या क्या इसमें घोषणा पत्र में है? हाँ जी, देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये एनजीओज का प्रोग्राम नहीं था, ये मजदूर संगठनों और यूनियनों का प्रोग्राम था, इसमें कोई एनजीओ नहीं थी। अच्छा। दूसरा ये कि तो 43 से ज़्यादा देश भर के मजदूर संगठनों ने मिलकर ये घोषणा पत्र तैयार किया है और ये घोषणा पत्र के आधार पर सारे मजदूर लोग अपनी मांगे राजनीतिक दलों से मांगेंगे कि हमारी ये ज़रूरत है। मैं 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ जो इस घोषणा पत्र में खास है। एक तो न्यूनतम मजदूरी कम से कम 26,000 रुपये महीना हो शहरों में, ये एक मजदूर संगठनों की मांग आई है। दूसरा ये है कि जैसे गांवों में मनरेगा प्रोग्राम चलता है रोजगार गारंटी के लिए, उसी तरह एक डिमांड है कि शहरों में भी एक शहरी रोजगार गारंटी प्रोग्राम चले। और मनरेगा में गांव में सिर्फ 100 दिन के काम का प्रावधान है, तो वो साथियों का मनरेगा यूनियन का कहना है कि कम से कम 300 दिन हो और कम से कम 600 रुपये की उसमें रोज उनको मजदूरी मिले। इसी तरह से कई साथी संगठन बस्तियों से आए थे, तो उनकी बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, तो उनका कहना था कि उनकी बस्ती किसी भी हालत में तब तक न उजाड़ी जाए जब तक उनको रहने के लिए दूसरी अच्छी व्यवस्था नहीं दी जाती। जो स्ट्रीट वेंडर साथी हैं, रेडी पटरी वाले साथी, उनके लिए 2014 में ही एक कानून बना था, वो कानून ठीक से लागू नहीं हो रहा है, तो उन साथियों की मांग है कि उनको भी जो अपनी जगह से उजाड़ दिया जाता है वो न उजाड़ा जाए और वो कानून का टाउन वेंडिंग कमेटी ठीक से बने वेंडर्स के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ। इसी तरह से निर्माण मजदूरों की मांग ये है कि जो उनका बोर्ड बना हुआ है नए लेबर कोड में, उसकी शक्तियां ख़त्म की जा रही हैं, तो उस बोर्ड की शक्ति बरकरार रहे और उस बोर्ड में उस बोर्ड के पैसे का, उसमें हजारों करोड़ रुपए हैं, वो सही जो कानून की स्पिरिट है उसके हिसाब से निर्माण मजदूरों को उससे मदद मिले। तो ये खास डिमांड लेते हैं। अच्छा सर, ये मांगे हैं और तमाम संगठन बार बार ये 26,000 न्यूनतम वेतन की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन जो 17,494 है वो भी नहीं मिल पा रहा है। क्या उस पे भी कुछ इस में मुद्दा रखा गया कि वो अगर जो सरकार ने लागू किया है वो भी नहीं लोगों तक मिल रहा है? खाली न्यूनतम मजदूरी ही नहीं, ऐसे कई सारे कानून हैं जो सरकार ने बनाए तो हैं लेकिन सरकार खुद ही नहीं लागू करती है। तो सरकार खुद उसके बारे में गंभीर नहीं है और उसमें मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि हमने कई पार्टियों को देखा है। तो मजदूरों की हिफाजत के लिए कई सारे कानून, अभी मैंने आपको स्ट्रीट वेंडर्स कानून के बारे में बताया, निर्माण मजदूर कानून के बारे में बताया, उसी तरह से न्यूनतम वेतन का भी मसला है। तो सरकार गंभीर नहीं हो रही है और ये सरकार तभी गंभीर होगी जब सारे मजदूर मिलकर थोड़ा और सशक्त से जोरदार तरीके से अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपने संगठन को और मजबूत करेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि हम उसी को वोट देंगे जो इस चीज़ का हमें वादा करेगा कि वो हमें कम से कम 26,000 रुपये दिलवाए और अभी अगर 17,000 है तो वो कम से कम तुरंत दिलवाए। तो सर ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जो समस्याएं हैं 2017 से उनके हितलाफ पेंडिंग है और 2020 से जो है उनके बच्चों को स्कॉलरशिप जो मिलती थी वो भी नहीं। क्या ये भी मुद्दा उस आपके जो घोषणा पत्र है शामिल है? हमारे इसमें निर्माण मजदूरों के का जो बोर्ड है उस बोर्ड से जो सुविधाएं मिल सकती हैं वो सारे ठीक से मिले, इसको लेके है। और इस तरह की तो बहुत सारी सुविधाएं हैं और अलग अलग राज्यों में थोड़ा अंतर भी होता है। तो पूरे कानून और पूरे बोर्ड की कार्य पद्धति को लेके हम लोगों का मांग है कि वो जो कानून की स्पिरिट है जिसके तहत इन सारी चीज़ों की सुविधा तुरंत मिलनी चाहिए और पैसे जो बिना इस्तेमाल किए बोर्ड के अकाउंट में रखे हुए हैं वो इस्तेमाल हो पाए और सही काम के लिए इस्तेमाल हो, क्योंकि कई बार सरकारें वो अपना प्रचार उचार करने में ज़्यादा इस्तेमाल कर देती हैं। अच्छा सर, ये
जैसे 4 कोड बिल ये सरकार ला रही है और प्रयास करी लागू कराने की, तो क्या इस सरकार के खिलाफ भी कुछ ऐसी योजना बनाई जा रही कि 2024 में इस सरकार को सत्ता से बाहर किया जाए? नहीं, हम ऐसा नहीं कहेंगे। हमारी मांग है कि लेबर कोड रद्द किया जाए और ये लेबर कोड वापस लिया जाए, जिससे मजदूरों का अधिकार कम हो रहा है। हम सरकार बदलने के लिए उतना हम नहीं कहना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं कि जो पार्टी इस चीज़ का वादा करे कि वो लेबर कोड वापस लेगी, मजदूर उसका समर्थन करेंगे जी। तो और अभी जो भी लेबर कोड लाया गया है ये वापस किया जाए, ये घोषणा पत्र की पहली मांग है। अगर आप पढ़ेंगे तो ये पहली डिमांड है। अच्छा सर, ये अभी 16 फरवरी को मजदूर और किसान संयुक्त देश व्यापी हड़ताल जो है आह्वान किया गया है, तो इसमें तो तमाम किसानों की मांगे हैं कि इस सरकार को हटाएंगे क्योंकि ये सरकार किसान, मजदूर और जन विरोधी नीतियों को ला रही है। हाँ। तो इसमें क्या आप कहना चाहेंगे? इसमें है कुछ मुद्दे आपके इस एजेंडे में? नहीं, हम लोग 16 फरवरी की हड़ताल का समर्थन करते हैं। सारे मजदूर संगठन उसका समर्थन कर रहे हैं और उसमें जो भी जैसे मजदूर संगठनों की एक बात है और राजनीतिक संगठनों की दूसरी बात है, तो मजदूर उसी को वोट देंगे जो उनके अधिकारों के लिए वादा करेगा कि वो उसकी हिफाजत करेंगे। अगर जो पार्टी उनके अधिकारों की हिफाजत का वादा नहीं करती है, जो पार्टी उनके अधिकारों को रौंदना चाहती है, तो मजदूर उसको वोट नहीं देंगे। लेकिन सर, ये जैसा कि तमाम साथियों ने बताया कि 9 साल करीब बीत गए इस भारतीय जनता पार्टी को और इन्होंने मजदूरों के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया है जो मजदूर इस पार्टी को सपोर्ट करें। तो क्या लगता है आपको, अभी मजदूर इनके साथ खड़ा रहेगा? मुझे इसके बारे में संदेह है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया है, कुछ किया भी है। ई श्रम कार्ड पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कराया है, आयुष्मान कार्ड का कुछ प्रोग्राम शुरू किया है, तो कई सारे प्रोग्राम इन्होंने शुरू किए हैं। लेकिन कुल मिला के मजदूरों को जो सचमुच में अधिकार चाहिए, पूरे देश की दौलत में जो हिस्सा चाहिए, बजट में अगर मजदूरों की आबादी 50-60 करोड़ है देश में, तो बजट में से 40% उनके ऊपर खर्च होना चाहिए। और जो श्रम मंत्रालय है उसका बजट 0.01% भी नहीं है पूरे बजट का। सर, आप कह रहे कि ई श्रम कार्ड जो है ये बनाया, अच्छा किया है, लेकिन हमने एक प्रोग्राम गए थे तो जर्मन एम्बेसी के कुछ एम्बेसडर्स उसमें आए थे, प्रतिनिधि। उन्होंने कहा था कि भारत सरकार को लॉकडाउन के तहत तमाम कई करोड़ रुपया दिया था जो ई श्रम के माध्यम से मिलना चाहिए था, लेकिन वो मजदूरों को मिला नहीं। तो ये बनवाया, लेकिन वो उसका लाभ तो नहीं मिल पा रहा है। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन बनवाना एक काम है, जैसे रजिस्ट्रेशन करना एक काम है, उसके बाद उसके लिए जो पैसा है वो देना दूसरा काम है। तो रजिस्ट्रेशन हुआ, ये अच्छी बात हुई। उसके लिए पैसा उन्होंने दिया था नहीं दिया था मुझे नहीं पता, लेकिन जिनका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। उनको पेंशन मिलनी चाहिए, उनको प्रोविडेंट फंड मिलना चाहिए, उनको ESI की सुविधा मिलनी चाहिए। तो पहले क्या था कि सरकारें कहती थी कि उनके पास असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का कोई आंकड़ा नहीं है। अब ई श्रम की वजह से आंकड़ा आ गया, सबका पता आ गया। हाँ? अब यह है कि सरकार को तुरंत अपने बजट में से इतना एलोकेशन करना चाहिए कि हर मजदूर का फ्री इलाज, वो जब बीमार पड़े तो उसका बेरोजगारी भत्ता उसको मिल जाए, बूढ़ा हो तो पेंशन सम्मानजनक मिल जाए। 3,000 की जो बात हो रही है, नहीं कि 3,000 मिलेगी, और वो भी 20 साल जमा करने के बाद। मैं अगर 55 का हूँ और कल मैं 60 को हो जाऊँगा तो मुझे 60 का होने के बाद सम्मानजनक पेंशन कम से कम 15,000 रुपये मिलनी शुरू होनी चाहिए। 3,000 में मेरा क्या होगा बताइए, जिसको लेके घोषणा हो रही है। तो सरकार ने जो मजदूरों पर जो खर्च करना चाहिए वो खर्च करने को तैयार नहीं हो रही है। सरकारें पूंजीपतियों के हित साधने में ज़्यादा लगी हुई हैं, ये आज की मुख्य समस्या है। और इसलिए मजदूर चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने, जैसे घोषणा पत्र में। इसीलिए एक और मांग है कि हमारी संसद में ज़्यादातर लोग करोड़पति हैं, तो करोड़पतियों के ही फायदे की बात करेंगे ना, उन्हीं का कानून बनाएंगे। मजदूर तो है ही नहीं वहाँ पे, कुछ बहुत कम लोग हैं जो मजदूर संगठनों के हैं। तो हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि संसद में मजदूरों के लिए, मजदूर संगठनों के लिए सीटें सुरक्षित होनी चाहिए कि वहाँ भी कुछ मजदूर पहुँचे और अपनी बात रख पाए कानूनों को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सत्र जो है रणनीति का सत्र है कि क्या स्ट्रेटजी होगी इस मैनिफेस्टो को लागू करने के लिए लोगों तक ये जो डिमांड है पहुँचे।
सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि मैं राजेश जी और नेशनल अलायंस फॉर लेबर राइट के सभी साथी, जिनमें खासतौर पर वो साथी जिन्होंने इस मैनिफेस्टो को तैयार करने में अपना समय दिया, उनको धन्यवाद। क्योंकि ये मैनिफेस्टो मुझे लग रहा था जब उनसे फोन में बात हुई थी कि शायद मजदूरों तक ही सीमित होगा और खास हो सकता है कि कुछ इनफॉर्मल सेक्टर को लेकर, लेकिन मुझे लग रहा है इन्होंने करीब 23-24 उसमें पॉइंट डाले हैं और ये कॉम्प्रिहेंसिव मैनिफेस्टो इसको हम कह सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ उनके वेज, वर्किंग कंडीशन और सोशल सिक्योरिटी की बात नहीं है, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, नेचुरल रिसोर्सेज, उन तमाम चीज़ों को भी उन्होंने शामिल करने की कोशिश की है। हाउसिंग है, हेल्थ है, एजुकेशन है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो मुझे लग रहा है क्योंकि एक आदमी जब अपनी ज़िंदगी जीता है तो सिर्फ वो मजदूरी तक नहीं सीमित रहता है, उसके साथ साथ उसकी तमाम जो ज़रूरतें हैं ज़िंदगी की, वो भी अगर हम अपने मैनिफेस्टो में शामिल करें तो ये एक शायद ओवरऑल डेवलपमेंट जो हम कहते हैं लेबर सेक्टर का, उसको उसकी तरफ ले जाएगा। बहुत सारी बात नहीं, क्योंकि समय कम है, स्ट्रैटेजी सेशन को थोड़ा लंबा करना चाहिए। राजेश जी, धर्मेंद्र जी, सबसे मेरा एक अनुरोध था, क्योंकि मैं देख रहा था कि 4:15 से 5 बजे तक का समय था, 4:55 तक तो 40-45 मिनट में आप क्या रणनीति बनाएंगे, जबकि पूरा का पूरा हमारा माहौल ही हमारे खिलाफ है। कोई भी हमारा आज की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है वहाँ ऐसी मतलब आप बहुत खुल के तो बात भी नहीं कर सकते। मालूम नहीं इसी कमरे में कोई ऐसा होगा जो आपकी बात को रिकॉर्ड भी कर रहा होगा और कहीं इसको यूज़ भी कर सकता है। तो ऐसे माहौल में आप रणनीति कैसे बनाओगे? मुझे लग रहा है कि रणनीति मतलब सबसे पहले तो डिमांड है, डिमांड बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए और वो डिमांड स्पेसिफिक जो हमारा पहला स्टेप था वो हमने किया है। लेकिन अगर हम जैसे मैं इनफॉर्मल पे मेरा ज़्यादा काम है और पिछले 3 दशक से इसी पे काम कर रहा हूँ, तो अगर आप देखें तो इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स की जो आज स्थिति है और जब पूरे दुनिया में मजदूरों ने अपने लिए आवाज़ उठाई, जब वर्कर्स मूवमेंट का पूरा दौर स्टार्ट हुआ, अभी उन्होंने नियोगी जी का जिक्र किया, अगर आप 1886 शिकागो मूवमेंट सबको पढ़ते हैं, आप क्या देखते हैं उस समय भी तो ऐसी हालत थी कि भाई आम लोगों को जिंदगी जीने के लिए जो एक उनकी जो एक रिस्पेक्टफुल वेज है वो नहीं मिल पा रहा था। वर्किंग आवर हमारे तय नहीं होते थे, कोई हमारे पास वीकली ऑफ नहीं होता था। तो मतलब आज जितने हमने 43-44 लेबर लॉज आए हैं, वो लेबर लॉज के पहले की जो बात है उसको मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमेशा हमको रेफर करना चाहिए जब हम इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर के साथ काम करते हैं। तो हालात वैसे ही हैं जो आज से 100-125 साल पहले थे। हालात में कोई बदलाव नहीं है, पैसे बढ़ गए हैं, मोबाइल सबके पास है, इंटरनेट की सुविधा सबके पास है, लेकिन जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो एक वर्कर्स का इंटाइटलमेंट है, जो वर्कर्स के राइट हैं, वो हम नहीं ले पा रहे हैं और उसके लिए तुम्हारे पास कानून नहीं है। अगर तुमने 43-44 में देखते तो हमारे पास एक बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन का कानून है और उसकी क्या स्थिति है वो भी आज किसी से छुपी हुई नहीं है। 80-85 हज़ार करोड़ या 1 लाख करोड़ सुप्रीम कोर्ट में सरकारें दावा करती हैं इस के माध्यम से इकट्ठा हुआ है, लेकिन जब तक सरकारों की को इससे फंड की समझ नहीं थी तब तक तो बोर्ड के यहाँ कुछ न कुछ चल रहा था। लेकिन जब सरकारों को समझ हो गई, खासकर कोविड और कोविड के बाद से हमने देखा है कि इन पैसों को सरकारों ने अपने पॉलिटिकल गेन के लिए कैसे इस्तेमाल किया है। तो उस कानून पे भी हम कहें कि बहुत भरोसा है और उसके माध्यम से हम ऑर्गेनाइजिंग वर्क कर पाएंगे। मुझे लगता है इसमें पिछले 12 साल से एमडी कंस्ट्रक्शन वर्कर यूनियन दिल्ली में चला रहे हैं, सुभाष जी पिछले 30 सालों से चला रहे हैं, 32 सालों से। लेकिन हमने देखा है कि हम इस सोशल सिक्योरिटी का जो एक वादा है कि अगर तुम बोर्ड में जुड़ोगे तुम्हें ये फायदा मिलेगा, इसके आधार पर संगठन निर्माण हम करने में हम फेल रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा संगठन वैसा मजबूत नहीं हो पाया है जो सरकार के साथ दो हाथ कर सके, मालिकों के साथ डायलॉग कर सके, वो संभावना बन नहीं पाई है। तो एक जो सिद्धांत समझ में आता है कि जब आप किसी लाभ के आधार पर मजदूरों को जोड़ोगे ना, तो उसका भी जो अप एंड डाउन होता है लाभ के आधार पर होता है। जब ज़्यादा मजदूरों को बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा तो शायद ज़्यादा मजदूर आपके संगठन में जुड़ेंगे, आपको लगेगा कि आप मजबूत हो रहे हो, सरकार से बात कर सकते हो। लेकिन जब सरकारें इसमें अपना कंट्रोल करती हैं, उस लाभ को कम करती हैं, रोकती हैं, तो आपकी मेंबरशिप भी घटती है। यूनियन तो मेंबरशिप पे चलती है ना, तो मेंबर कब आएंगे? जब लोगों को लाभ मिलेगा। अगर आपने ये नियम बनाए तब तो फिर जो आपका ये जो संगठन है ये बहुत लॉन्ग मतलब बहुत लंबा चलने वाला नहीं है, ये लॉन्ग लास्ट नहीं करेगा। जो मुझे समझ में आ रहा है, और हम लोगों ने भी कोविड के बाद से 1-2 तरीकों को हमने इस्तेमाल किया है। मैं चाहूँगा कि स्ट्रैटेजी के तौर पे मैं उसको शेयर करूँ। सहमति हो सकती है, किसी की सहमति नहीं भी हो सकती है,
मुझे लग रहा है जो हमारा जो आपने लिखा भी शायद मैं पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि जो कोर लेवल स्टैंडर्ड है, मुझे लग रहा है कि हमारी पूरी बातचीत, हमारा पूरा काम, हमारा पूरा फोकस हम जितने भी मजदूर संगठनों के साथी हैं जो यूनियन के फॉर्म में हैं, जो एनजीओ के फॉर्म में लेकिन मजदूरों के साथ काम कर रहे हैं, उनका भी फोकस वही होना चाहिए कि हम कोर जो लेवल स्टैंडर्ड है उस पर अपने काम को फोकस करें। मजदूरी मुझे लगता है कि एक प्राइम हमारा जो एक फर्स्ट इशू होना चाहिए जहाँ पे हम लोगों के साथ बात कर सकते हैं कि लोग अपनी मजदूरी की मांग करें। मैं दिल्ली की बात करूँ तो आज दिल्ली का न्यूनतम वेज सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा भी इसलिए है कि ये न्यूनतम वेज 1957 के 15th जो इंडियन लेबर कमीशन था उसके रिकमेंडेशन के आधार पे तैयार हुआ था और जो 91 में रेप्टा कॉस्ट ब्रेक एंड मैनेजमेंट कंपनी का ऑर्डर था जिन्होंने उसमें 25% और इजाफा किया उसके आधार पे था। अभी अनुराग जिक्र कर रहे थे, मैं और अनुराग दोनों दिल्ली मिलियनेयर्स एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं 2016 से और वहाँ पे हमने काफ़ी लड़ाई लड़ने के बाद ये मालिक हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए और 2018 में जब और थोड़ा समय का भी ध्यान रखें। ये समाज आपको तय करेगा आपके देश किस दिशा में जाएगा और जिस देश के मजदूर मेहनत कर जनता वो उदासीन होगा उस देश को कोई नहीं बचा सकता। मैं अपील करूंगा मजदूर वर्ग से कि ये इस धोखा को आप हाथ से जाने मत दीजिए, फिर दोबारा कोई जारमान ना बने। इसीलिए आप सबों को एक बार फिर अपनी मांगों के साथ हमें भाईचारा चाहिए, हमें देश चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के अनुसार हमें एक बेहतर एक जो है माहौल चाहिए। इन्हीं बातों के साथ आपको इस प्रोग्राम के आयोजक धर्मेंद्र जी, राजेश उपाध्याय, शशि भूषण और साथी, मैं इस घोषणा पत्रों के तमाम मांग मैं समर्थन करता हूँ, ये वाजिब है और उनकी ये ड्यू था बना, लेकिन मुझे लगता है कि इस संदर्भ में कुछ चीजें और भी हमें देखना चाहिए। थोड़ा शांति बनाए रखें। मैं जब यहाँ के लिए आने वाला था तो आज के अखबार में न्यूज हिंदुस्तान टाइम्स के पहला पन्ना में आज के भोपाल के मजदूरों के जो है गैर कानूनी फायर क्रैकर्स ऐसे फायर क्रैकर्स की इंडस्ट्री में ब्लास्ट हो गया और करीब 11 लोग मारे गए हैं और 174 लोग जो है इंजूर हो गए। ये भयंकर है। अभी कुछ दिन पहले एक बवाना में, दिल्ली के बवाना में एक इसी तरह के फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ और रोड पर दूसरा एक फैक्ट्री की दीवार था, एक और कार वहां से ब्लास्ट होकर के उसके पूरे गर्दा के साथ दूसरे फैक्ट्री की दीवार पर चिपका। ये मैं ये कह रहा हूँ आज इस तरह के पूरे श्रम कानूनों के एकदम अनदेखी इस हद तक पहुंच गया है, पूरे लिमिट इस हद तक पहुंच गया है। हम लोग मैं उस टीम में था, रविंद्र जी, मैं, धर्मेंद्र जी की अध्यक्षता में एक मुद्दा फायर के ऊपर एक हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया था। वहाँ आज के जितना कानून है वो सबके खुला उल्लंघन कैसे हुआ है वो सब हम लोग जानते हैं, उसके दस्तावेज है। मैं कुछ बिंदु पर मैं आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहूँगा। दरअसल मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश में आज मजदूरों की संख्या करीब 55 से 60 करोड़ है। एग्रीकल्चरल लेबर को मिला दिया जाए तो हमारे देश के जितना भी आंदोलन रहा है सबसे पुराने आंदोलन मजदूर आंदोलन रहा है। हमारे देश के किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनने के पहले 1884 में नारायण जी मेघाजी लोखंडे ने बॉम्बे मिल मजदूर एसोसिएशन बनाया था। ये पहला कांग्रेस बना था 1895, ये 85 में। अब जरा सोचिए मजदूर आंदोलन कितना पुराना है। और एक ऑर्गेनाइज्ड यूनियन बना था
EITC बनने के ठीक 2 साल पहले 1918 में, और उसके प्रेशर में दरअसल वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 में लाना पड़ा, जबरदस्त बड़ा प्रेशर था। दरअसल इस कानूनों के पीछे मेरे ये कहना है कि जितना 2 तरह के कानून है, एक ऑर्गेनाइज लेबर के लिए जो कानून आया है वो अभी बाकायदा वो कानून तमाम चीज़ें वो हमारे एक तो हमें मानना चाहिए कि उन तमाम कानून सही नहीं होंगे। पूरे जो है एक 100 साल से भी ज़्यादा समय के मजदूरों के अथक परिश्रम, बलिदान और त्याग तपस्या को जो है फंसा था, उसे हमें जरूर रक्षा करनी चाहिए। लेकिन वो कानून हमारे पूरे सभी मजदूर वर्ग को कवर नहीं करता। एक मामला था अनऑर्गेनाइज्ड लेबर्स के लिए कि कॉम्प्रिहेंसिव कानून की एक जरूरत थी, उसको हम लोग एड्रेस नहीं कर पाए। उसको कहते हैं क्राइसिस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इस क्राइसिस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड लेबर्स इट वाज नॉट इवन टेकन अप बाय एनीवन। कोई भी पार्टी इसको इस चीज को